सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 12। हमारी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जो है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जान लिया है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओलिगोपोली या फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे आपका ओलिगोपोली यानी कि आपका अल्पाधिकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली, द वर्ड्स ओलिगोपोली डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो ओलिगोपोली वर्ड्स है ये ड्राइव किया गया 2 ग्रीक वर्ड से। पहला ओलिगोई मीन्स फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू या कुछ, और पोली मीन्स कंट्रोल यानी नियंत्रण। इस प्रकार ओलिगो शब्द जो है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ओलिगो का अर्थ होता है कुछ यानी फ्यू, एंड पोली मतलब नियंत्रण या कंट्रोल। दस इट मीन्स फ्यू लार्ज सेलर सेल आइदर होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि इट मीन्स इसका मतलब ओलिगोपोली का मतलब होता है कि फ्यू लार्जर सेलर होंगे, यानी कि मार्केट में जो है कुछ ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, एंड वो सेल करेंगे आपका आइदर होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जो है वो होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल करेंगे मार्केट में। एंड उसके हैं फॉर एग्जांपल इन इंडिया, यानी इंडिया में जो है वो आपका ओलिगोपोली के एग्जांपल है ऑटोमोबाइल्स, एग्जांपल है आपका ऑटोमोबाइल्स। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया में ओलिगोपोली के एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल्स, टाटा, मारुति एंड होंडा एक्सेट्रा। ये जो है ऑटोमोबाइल, टाटा, मारुति एंड महिंद्रा एंड होंडा जो है ये एग्जाम्पल हैं आपके ओलिगोपोली के। एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पेस जेट एयरवेज एंड सहारा एयरवेज, ये जो है ये कुछ उदाहरण हैं आपके क्या कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फीचर ऑफ ओलिगोपोली, यानी अल्पाधिकारी की विशेषताएं, यानी जो है अल्पाधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या फीचर हैं। तो पहला जो फीचर है होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ओलिगोपोली मार्केट जो है 2 प्रकार की होती है। ओलिगोपोली मार्केट या अल्पाधिकारी जो बाजार होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली, और दूसरा जो है डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। पहला प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली, एंड डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, यानी विभेदित या अपूर्ण अल्पाधिकार। देखो आपका प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली में क्या होता है कि होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करता है आपका एक इंडस्ट्री, एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें जो है आपका जो ओलिगोपोली मार्केट होता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो आपके प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली के एग्जांपल हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री एंड स्मार्टफोन्स, ये जो है आपके डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट के एग्जांपल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्यू सेलर एंड मनी बायर्स। यहाँ पे जो है
कुछ ही सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स, यानी कुछ विक्रेता और कई खरीदार होते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स कैन वेरी फ्रॉम 2 to 10, यानी कि इसमें जो फर्म होती हैं ओलिगोपोली में वो वेरी करती हैं 2 से 10 के बीच में। फर्मों की संख्या 2 से 10 तक भिन्न हो सकती है। ऑल फर्म आर इंटरडिपेंडेंस, यानी जितनी भी फर्म होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होती हैं। द फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट बाय देयर एक्शन, यानी फर्म जो है अपने कार्यों से कीमत और उत्पाद को प्रभावित कर सकती है। अपने एक्शन यानी अपने जो कार्य हैं उसके कार्य हैं उससे जो है वो आउटपुट और प्राइस को दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। अगला है आपका म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, यानी तीसरी जो फीचर है आपका ओलिगोपोली मार्केट की वो है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जो फर्म होती हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली यानी आपस में अंतर्निर्भर होती हैं। इट मीन्स फर्म आर अफेक्टेड बाय प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ ईच अदर, यानी फर्म जो है वो अफेक्ट होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे फर्म के द्वारा जो भी प्राइस या आउटपुट में चेंज किया जाता है उससे जो है वो प्रभावित होती हैं। इफ वन फर्म, आगे है कि इफ वन फर्म डिक्रीज द प्राइस इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर अदर फर्म, देन अदर फर्म टू लोअर द प्राइस, यानी कि अगर एक फर्म के द्वारा प्राइस को डिक्रीज किया जाता है तो यह जो है अदर फर्म की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी। तो इससे क्या होगा कि अदर फर्म भी जो है वो उसके अपने कंपटीटर के प्राइस से भी लेस कर देता है, यानी कि अदर फर्म टू लोअर द प्राइस, यानी वो जो है उससे भी कम प्राइस कर देता है। इफ वन फर्म इंक्रीज द प्राइस, यानी एक फर्म के द्वारा प्राइस को इंक्रीज किया जाता है तो अदर विल नॉट फॉलो हिम, तो दूसरा उसको फॉलो नहीं करता है। फॉलो तब करता है जब एक फर्म के द्वारा प्राइस को डिक्रीज किया जाता है। प्राइस का डिक्रीज होने से जो है अदर फर्म की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी, डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी, तो उसकी वजह से जो अदर फर्म होगी या कॉम्पिटिटिव फर्म होगी वो भी जो है प्राइस को लो कर देगी। एंड और क्या है कि इफ वन फर्म इंक्रीज प्राइस, अगर किसी फर्म के द्वारा प्राइस को इंक्रीज किया जाता है तो अदर फर्म जो है प्राइस को इंक्रीज नहीं करती है। और उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें ओलिगोपोली मॉडल में, ओलिगोपोली मॉडल या मार्केट में जो है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई, इसमें जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वेरी हाई होती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि क्योंकि जो है मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है या डिमांड होती है वो होती है वेरी हाई। एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली यानी एकाधिकार के तत्व, यानी कि अगला फीचर है इसमें एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली, एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली यानी एकाधिकार के तत्व। तो क्या होता है कि द फर्म एंजॉय मोनोपोली पावर बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, यानी इसमें जो है क्या होता है कि फर्म एंजॉय करती है मोनोपोली पावर को जो है एंजॉय करती है बिकॉज प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंशिएटेड और क्रिएटेड ब्रांड लॉयल्टी, जो क्रिएट करती हैं आपका ब्रांड लॉयल्टी यानी आपका ब्रांड वफादारी को बनाता है। एंड एवरी फर्म हैज मोनोपोली इन इट्स ओन ब्रांड, यानी प्रत्येक फर्म का जो है अपने ब्रांड में क्या होता है मोनोपोली होता है यानी एकाधिकार होता है। नो फर्म कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ अदर ब्रांड विदाउट कॉल्यूजन, यानी कि कोई भी फर्म जो है कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अदर ब्रांड विदाउट कॉल्यूजन, यानी कॉल्यूजन का मतलब होता है कि वो आपसी सांठगांठ यानी कि आपस में जो है सहयोग कर लेते हैं। कोई भी फर्म बिना किसी अन्य ब्रांड के उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकती है, यानी कि उसमें जो है सांठगांठ होते हैं यानी आपस में जो है वो सहसंबंध बना लेते हैं। उसके बाद अगला है आपका अगला जो फीचर है ओलिगोपोली मार्केट का वो है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी इसमें जो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है यानी एकरूपता का अभाव होता है ओलिगोपोली में, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी।
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि साइज ऑफ फर्म आर नॉट सेम, यानी कि फर्म का जो साइज होता है वो सेम नहीं होता है। सम फर्म आर वेरी लार्ज एंड अदर आर स्मॉल, कुछ फर्में जो है बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, बट अदर आर स्मॉल, यानी कुछ फर्में जो है छोटी होती हैं। एग्जाम्पल, शेयर ऑफ मारुति सुजुकी कार्स इन इंडिया मार्केट इज वेरी लार्ज बट शेयर ऑफ फोर्ड कार वेरी स्मॉल, यानी कि जो मारुति सुजुकी कार की मार्केट है इंडिया में वो वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज, बट शेयर ऑफ फोर्ड कार की जो मार्केट है वो वेरी स्मॉल है। यानी कि तभी कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है इंडिया में। उसके बाद अगला जो फीचर है आपका वो है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी, यानी कि मूल्य कठोरता का अस्तित्व होता है, मूल्य कठोरता का अस्तित्व होता है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। इट मीन्स देयर इज नो श्योरिटी ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर चेंज इन प्राइस, यानी कि इट मीन्स क्या है कि देयर नो श्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा आफ्टर चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने के बाद जो है कि प्रॉफिट ही होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि कीमतों में बदलाव के बाद भी लाभ की कोई गारंटी नहीं है। इफ वन फर्म इंक्रीज द प्राइस द अदर फर्म नॉट फॉलो हिम, बट इफ वन फर्म रिड्यूस द प्राइस other firm also reduce the price, so reduction in price does not bring profit, यानी प्राइस में अगर हम रिडक्शन कर जाते हैं तो वो जो है प्रॉफिट नहीं लाता है, यह कहना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी जो विक्रय लागत होता है उसकी प्रेजेंस होती है, विक्रय लागत की उपस्थिति होती है। प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, यानी बिक्री लागत की उपस्थिति या विज्ञापन होता है। अगर अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेल करना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए जो है बिक्री लागत की उपस्थिति होती है। अंडर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली फर्म इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी कि डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली के अंतर्गत जो है फर्म इंक्रीज करती है एक्सपेंडिचर को ऑन एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो है अपने प्रोडक्ट को या सेल करती है। ड्यू टू हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओलिगोपोली फर्म प्रमोट इट्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट, यानी ड्यू टू हाई क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी के कारण जो है डिमांड ऑफ ओलिगोपोली फर्म प्रमोट करती है इट्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करती है। उसके बाद है ग्रुप बिहेवियर, यानी समूह व्यवहार। अगला जो फीचर है आपका ओलिगोपोली का वो है आपका ग्रुप बिहेवियर यानी समूह व्यवहार। In oligopoli, the most relevant aspect is the behavior of the group, यानी अल्पाधिकार में सबसे प्रासंगिक पहलू है समूह का व्यवहार। इन ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार में द मोस्ट रिलेवेंट एस्पेक्ट, यानी सबसे प्रासंगिक पहलू या मोस्ट रिलेवेंट एस्पेक्ट है इज द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप का समूह का व्यवहार। इस फर्म नाउ दैट इट्स एक्शन विल हैव सम इफेक्ट ऑन अदर फर्म इन द ग्रुप, यानी प्रत्येक फर्म जानती है कि उसके कार्यों का समूह की अन्य फर्म पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, यानी ईच फर्म नो दैट इट्स एक्शन विल हैव सम इफेक्ट ऑन अदर फर्म इन द ग्रुप। अगला है आपका कंपटीशन होता है, यानी ओलिगोपोली मार्केट का जो अगला फीचर है 9th फीचर वो है कंपटीशन, यानी आपस में जो है फर्मों में क्या होता है कंपटीशन होता है। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता होती है।
अंडर ओलिगोपोली यानी ओलिगोपोली के अंतर्गत जो है देयर आर ए फ्यू सेलर एंड मूव बाय वन सेलर इमीडिएटली अफेक्ट द राइवल्स। यानी कुलीन वर्ग के तहत यानी अंडर ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार के तहत जो है कुछ विक्रेता होते हैं, देयर आर फ्यू सेलर्स यानी कुछ ही विक्रेता होते हैं। एक विक्रेता का एक कदम तुरंत प्रतिद्वंदी को प्रभावित करता है। ए मूव बाय वन सेलर, एक सेलर का मूव करने से जो है इमीडिएटली अफेक्टेड द राइवल्स, उसके जो राइवल्स होते हैं यानी कॉम्पिटिटर होते हैं उनको जो है अफेक्टेड होते हैं। सिंस सो ईच सेलर इज ऑलवेज ऑन द alert and keeps a close watch over the move of its rivals in order to have a counter moves। यानी since so each seller is always on the alert and keeps a close watch over the move of its rivals in order to have a counter moves। यानी चूंकि क्या होता है कि प्रत्येक विक्रेता हमेशा सतर्क रहता है कि और काउंटर मूव करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की चाल पर कड़ी नजर रखता है। नहीं सो ईच सेलर इज ऑलवेज ऑन द अलर्ट, यानी ईच सेलर यानी प्रत्येक विक्रेता वो अलर्ट रहता है एंड कीप ए क्लोज वॉच ओवर द मूव्स ऑफ इट्स राइवल, अपने प्रतिद्वंदी को देखता है कि उसका क्या एक्शन है और ऑर्डर टू हैव ए काउंटर मूव, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काउंटर मूव करता है। दिस इज ट्रू कॉम्पिटिशन, यह जो है एक कॉम्पिटिशन है, ट्रू कॉम्पिटिशन। ट्रू कॉम्पिटिशन कंसिस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल राइवल अगेंस्ट राइवल, यानी यह सच्ची प्रतियोगिता है, ट्रू कॉम्पिटिशन है। यानी ओलिगोपोली मार्केट जो है एक ट्रू कॉम्पिटिशन है, सच्ची प्रतिस्पर्धा में निरंतर संघर्ष का जीवन। यानी ट्रू कॉम्पिटिशन कंसिस्ट करता है आपका लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, यानी लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल यानी निरंतर संघर्ष का जीवन, प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रतिद्वंदी होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कट थ्रो कॉम्पिटिशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कट थ्रो कॉम्पिटिशन की जो अजम्पशन है वो कौन से मार्केट में फॉलो होती है। तो कट थ्रो कॉम्पिटिशन यानी गला काट प्रतियोगिता जो होती है वो होती है आपका ओलिगोपोली मार्केट में। यानी कि इसमें गला काट प्रतियोगिता का मतलब यह होता है कि एक फर्म का जो एक्शन होता है वो दूसरे फर्म को फॉलो करना पड़ता है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जो भी फर्म अगर इसमें होती है वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के थ्रू जो है एग्जिस्टेंट करती है, गैर लाभकारी मकसद का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अस्तित्व ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव। फर्म में नॉट ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि फर्म का जो एम होता है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना नहीं होता है। इट मे हैव अदर मोटिव लाइक सेल मैक्सिमाइजेशन, यानी कि फर्म का जो यहाँ पे मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। सिक्योरिटी मैक्सिमाइज यानी सुरक्षा का अधिकतम करना होता है। उसके बाद है सम बैरियर्स ऑफ एंट्री, यानी कि ओलिगोपोली मार्केट में बैरियर होते हैं एंट्री और एग्जिट करने में फर्म के। सम बैरियर्स टू एंट्री प्रवेश में कुछ बाधाएं होती हैं। देयर आर सम कॉमन बैरियर्स बिकॉज ऑफ, कुछ कॉमन बैरियर होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय बाय ए फ्यू लार्ज फर्म, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय बाय ए फ्यू लार्ज सेल, यानी कुछ बड़ी फर्मों द्वारा प्राप्त पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय बाय ए फ्यू लार्ज फर्म्स। कंट्रोल ओवर इसेंशियल एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स, कंट्रोल होता है आवश्यक और विशिष्ट इनपुट पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर इसेंशियल एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स। एंड उसके बाद हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो हाई होती है ड्यू टू प्लांट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। एक्सक्लूसिव पेटेंट्स एंड लाइसेंस, इसमें जो है एक्सक्लूसिव पेटेंट और लाइसेंस की भी जरूरत होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी विच मेक द इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव, यानी अप्रयुक्त क्षमता का अस्तित्व जो उद्योग को अनाकर्षक बनाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूज्ड
द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी विच मेक्स द इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव। ये हैं सम बैरियर्स टू एंट्री, यानी प्रवेश में जो बाधाएं हैं उसकी कुछ कंडीशन है। उसके बाद अगला है आपका इनडिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, यानी इसमें जो है जो मांग का वक्र होता है उसका इनडिटर्मिनेंट किया जाता है, अनिर्धारित होती है। मांग वक्र की अनिश्चितता होती है। इन मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन ओलिगोपोलिस्टिक डिमांड कर्व फेस्ड बाय ए फर्म इज डिटर्मिनेंट बट इन ओलिगोपोली इज डिफिकल्ट, यानी इन मार्केट सिचुएशन या मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन ओलिगोपोली डिमांड कर्व फेस्ड बाय ए फर्म इज डिटर्मिनेंट, एक फर्म के लिए तो जो है डिटर्मिनेंट होता है, बट इन ओलिगोपोली इज डिफिकल्ट, यानी अल्पाधिकार के अलावा अन्य बाजार संस्थाओं में एक फर्म द्वारा समान किया जाने वाला मांग वक्र निर्धारित होता है, लेकिन अल्पाधिकार में मुश्किल होता है, यानी इनडिटर्मिनेंट होता है आपका डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट में। दिस हैपन ड्यू टू द रीजन, यानी इसका जो है एक रीजन है, कुछ रीजन है, जैसे इट इज पॉसिबल दैट अदर मेंटेन द प्राइस दे हैड बिफोर, इन दिस केस ऑन an oligopolistic can hope that its demand would increase substantially as the price are lowered, यानी यह संभव है कि अन्य जो है अपने पहले की कीमतों को बनाए रखें। इस मामले में एक अल्पाधिकारी यह उम्मीद कर सकता है कि कीमत कम होने पर उसकी मांग में काफी वृद्धि हो गई है, यानी कि इनडिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व होता है। उसके बाद व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक रिड्यूस हिज प्राइस, यानी कि एक ओलिगोपोली अपनी प्राइस को जो है रिड्यूस करता है तो द अदर सेलर ऑल्सो लोअर, तो अदर सेलर भी प्राइस को लोअर कर देते हैं, देयर प्राइसेस बाई एन इक्विवेलेंट वेरी अमाउंट, यानी कि उसके समतुल्य अमाउंट को कम कर देते हैं। व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक रिड्यूस हिज प्राइस, अपने प्राइस को रिड्यूस करता है, द अदर सेलर्स ऑल्सो लोअर देयर प्राइसेस बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट। इन दिस सिचुएशन, यह सिचुएशन ऑल्दो डिमांड ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट मेकिंग द फर्स्ट मूव विल इंक्रीज एज ही लोअर हिज प्राइस, द इंक्रीज इटसेल्फ वुड बी मच स्मॉलर देन इन द फर्स्ट केस। एज a result, the demand curve faced by each firm belonging to the group is necessarily indeterminate। जब एक कुलीन व्यक्ति अपनी कीमत कम करता है, यानी जब एक कुलीन व्यक्ति यानी ओलिगोपोली पर्सन जो है कीमत कम करता है तो अन्य विक्रेता भी अपनी कीमतों को एक समान राशि से कम कर देते हैं। इस स्थिति में हालांकि कुलीन वर्ग की पहली चाल चलने की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि वह अपनी कीमत कम करता है, वृद्धि पहले मामले की तुलना में बहुत कम होगी। नतीजतन, यानी कि उसका जो रिजल्ट निकलता है, समूह से संबंधित प्रत्येक फर्म द्वारा समान किया जाने वाला मांग वक्र अनिवार्य रूप से अनिश्चित है। उसके बाद है ओल्ड प्राइस एंड डिमांड, न्यू प्राइस एंड डिमांड, यानी जब जो है प्राइस देख सकते हैं कि प्राइस 10 थी तो डिमांड जो है आपका 10 के बराबर हो रही थी। प्रोड्यूसर 2 प्राइस 10 और डिमांड भी 10 हो रही थी। न्यू प्राइस, जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ तो प्राइस भी, डिमांड भी जो है प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड जो है इंक्रीज हो गई, 14 हो गई। प्राइस और डिक्रीज हुई तो डिमांड